गुड इवनिंग बच्चों। तो आज है थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट। आवाज का इशू ना हो। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स बेसिक टर्म्स में फर्स्ट कौन आ रहा है? सिस्टम। सेकंड पे कौन आ रहा है? सराउंडिंग। और थर्ड पे कौन आ रहा है? यूनिवर्स। गुरप्रीत तेरे लिए नया चैप्टर है तो एक बार सीख लेना। है आसान बड़ा, बट थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। सिस्टम क्या होता है? थिंग्स दैट वी ऑब्जर्व अंडर यूनिवर्स। जिन चीजों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना यूनिवर्स के अंदर, वो सारा सिस्टम है। मैंने बोला था ना, सबका अपना अपना सिस्टम है ना। सराउंडिंग, रेस्ट ऑफ द सिस्टम, ये भी लिख दो। रेस्ट ऑफ पार्ट एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के जो बचा है वो तुम्हारा क्या बना? सराउंडिंग बना। वो सराउंडिंग बना है। यूनिवर्स क्या होगा? सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दो। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला दो। जैसे मैं बोलूं, मैं एक सिस्टम हूं, पंखा एक सिस्टम है, ये बोर्ड एक सिस्टम है, ये स्टाइलिश एक सिस्टम है। सबका अपना अपना सिस्टम है। सिस्टम को छोड़ के जो बचा वो कौन है? सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिलाने के बाद क्या बन रहा है? अपना यूनिवर्स बन रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं हम सिस्टम की। सिस्टम, अब जो सिस्टम है वो कितने टाइप का हम पढ़ते हैं? फर्स्ट वन, ओपन सिस्टम क्या होता है? सेकेंड वन, क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? एंड थर्ड वन, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ठीक है। अब ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में क्या किया मैंने? एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, ओपन फॉर्म में मैंने वो दिखा दिया। अब इसके अंदर क्या होगा? जो मास और एनर्जी का एक्सचेंज है वो क्या होगा? पॉसिबल होगा ना। यानी कि मैं बोल सकता हूं इसके अंदर मास भी चेंज करेगा और एनर्जी भी क्या करेगी? एक्सचेंज करेगी, बोल सकते हो। ठीक है, विद द सराउंडिंग। फिर क्या किया मैंने? इस कंटेनर को ऊपर से क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो एक क्लोज सिस्टम बनाया। इसमें क्या होगा? क्या मास का एक्सचेंज हो पाएगा? क्या एनर्जी का एक्सचेंज हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। इसका एक्सचेंज होगा बट इसका एक्सचेंज नहीं होगा। मैंने एग्जांपल भी तुम्हें दिया था चाय वाला, है ना। चाय बना रहे हो, जब उसको कवर कर दोगे, क्या उसका जो मास है फिर उसमें कुछ डाल रहे हो, निकाल रहे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बट एनर्जी में एक्सचेंज होगा। ऐसा नहीं है चाय के अंदर जो चाय बना रहे हो गर्म पानी है, फिर दूध जो भी उसमें मिक्स किया है, कि वो कभी उसमें एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, वो ठंडी नहीं हो रही कभी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। इस सिस्टम की वॉल और इस सिस्टम की वॉल दोनों क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट तो भाई, तो मैंने बोल दिया कैसी है वो? डाइथर्मल इन नेचर। मैंने बोल दिया डाइथर्मल इन नेचर। उसके बाद फिर मैं बता रहा हूं आइसोलेटेड सिस्टम का। अब जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसके अंदर क्या हुआ? क्या इसके अंदर मास का एक्सचेंज होगा? क्या इसके अंदर एनर्जी का एक्सचेंज होगा? ऐसा बोलते हैं ना, मास का एक्सचेंज होता है ना एनर्जी का। लेकिन आज तक ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है जो आइसोलेटेड बना हो। तुम ही बता दो, क्या कोई है आइसोलेटेड सिस्टम? इसमें एग्जांपल देते हैं, जैसे वो पानी वाली बोतल होती है ना, मिल्टन वाली। ऐसा बोलते हैं उसमें पानी अगर गर्म डाल दे तो गर्म ही रहता है। क्या वो मतलब हर टाइम गर्म रहता है? नहीं। तो सेम इसमें मैं क्या बोल सकता हूं? नो वन
एनी सिस्टम इज परफेक्टली आइसोलेटेड। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना जो परफेक्टली क्या हो, आइसोलेटेड हो। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं, जो इसकी बॉल होती हैं वो कैसी होती हैं, एडियाबैटिक नेचर की होती हैं, एडियाबैटिक। यानी कि इसमें क्या होगा, जो हीट चेंज होगा वो क्या होगा, जीरो माना जाता है। बात क्लियर है? तो ये हमारा बोल सकते हैं कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या फिर आइसोलेटेड सिस्टम, उनके साथ में एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड आता है अपना, थर्ड पे कौन है अपना, प्रॉपर्टीज। तो इनको मैं बोल सकता हूं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। अब जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज हैं उसमें हम कौन सी पढ़ रहे हैं, एक तो हम पढ़ रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक हम पढ़ रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक को इधर लिख दिया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी वो किस पे डिपेंड करेगी, मास एंड साइज पे डिपेंड करेगी। तो मैं बोल सकता हूं मास एंड साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। बट ये मास एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगी, तो मैं बोल सकता हूं मास एंड साइज इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हो, जो मास और साइज पे डिपेंड करेगी, कौन सी हो सकती है, वॉल्यूम, बिल्कुल वॉल्यूम करेगी। अच्छा, मोल्स तुम निकालते हो वो भी करेगा, है ना। और क्या, इंटरनल एनर्जी तुम बोल सकते हो, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी तुम बोल सकते हो, जिसको तुम एच से डिनोट करते हो। एंट्रोपी तुम बोल सकते हो, गिब्स फ्री एनर्जी जी तुम जिसको बोल सकते हो। ठीक है ना, ये सारी क्या है अपनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होंगी, जो मास और साइज पे इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, डिपेंड नहीं करेंगी। इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हो, टेम्परेचर हम बोल सकते हैं। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, जैसे कोई भी रूम है, अब रूम में क्या किया मैंने, उसके दो पार्टीशन कर दिए। क्या ऐसा होगा कि एक पार्टीशन में टेम्परेचर अलग होगा तो दूसरे में अलग होगा, ऐसा नहीं है ना। तो वो मास और साइज पे इंडिपेंडेंट है, तभी उसको क्या मानना है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और पीएच वैल्यू होगी, और ईएमएफ होगी सेल की, ये निकालना सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। या फिर मैं बोल दूं विस्कोसिटी, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर मैं क्या करूं, जैसे मान लिया विस्कोसिटी है, या फिर कुछ वर्ड्स ऐसे जिनके सामने मैं स्पेसिफिक लगा दूंगा तो वो इंटेंसिव से क्या बन जाएगी, एक्सटेंसिव बन जाएगी। जैसे मैं बोलूं स्पेसिफिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या तुम्हारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि मैं अगर स्पेसिफिक वर्ड लगा दूंगा तो वो सिग्निफाई करेगा कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट नोट करने वाला है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी वो एडिटिव नेचर की होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर, इनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी वो कैसे नेचर की हैं, वो नॉन एडिटिव नेचर की होंगी। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम बोल सकते हो, अगर मैं E अपॉन E करूं, यानी कि रेशो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी टू द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो हमेशा किसके इक्वल आता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। E अपॉन E इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है, वो I के इक्वल आता है हमेशा। बात क्लियर, समझ आया।
आगे चलें गुरप्रीत, यहां तक कुछ समझना हो। उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे फंक्शन। फंक्शन हम पढ़ते हैं कौन सा, एक है अपना स्टेट फंक्शन और दूसरा है अपना पाथ फंक्शन। एक है अपना स्टेट फंक्शन, दूसरा है पाथ फंक्शन। अब जो स्टेट फंक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं इसके अंदर डेल्टा यू का, डेल्टा एच का, ठीक है। डेल्टा यू बोले तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर मैं बोलूं डेल्टा एच क्या बोल सकते हैं? चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। मान लिया मेरे को क्या करना है, डेल्टा यू निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी माइनस के इनिशियल, ठीक है, वो मैं निकाल सकता हूं। सेम इसके लिए डेल्टा एच के केस में निकाल सकते हैं, डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच आई, फाइनल माइनस इनिशियल। उसके बाद जो पाथ फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन एंटायर पाथ, ये पूरे पाथ पे डिपेंड करेगा, नॉट ओनली इन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ये किस पे डिपेंड करेगा? पूरे के पूरे पाथ पे, ठीक है। इसमें एग्जांपल तुम ले सकते हो हीट का एंड वर्क का। हीट में मैंने क्या बताया था, हीट किसकी वजह से होती है? टेम्परेचर चेंजिंग की वजह से। टेम्परेचर चेंजिंग की वजह से। जो वर्क है वो किसकी वजह से होगा? ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है तो उसके अगेंस्ट कितनी एनर्जी काम करे, दैट इज वर्क, ठीक है, उसको हम वर्क बोलते हैं। यहां तक बताओ कुछ कोई दिक्कत हो तो। चले आगे। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम कॉन्सेप्ट किसका? इंटरनल एनर्जी का। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है? जितनी भी एनर्जी होगी उन एनर्जी का सम ऑफ ऑल एनर्जीज। जितनी भी एनर्जी होगी सभी एनर्जी का सम, उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था, जो एब्सोल्यूट अमाउंट होगी, एब्सोल्यूट अमाउंट या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू बोल सकते हो, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। एक एनर्जी के अंदर कितना चेंज हुआ है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं बता सकते। समझ में आई? ये पॉइंट ये लिखा है मैंने। दूसरा इधर मैं क्या बता रहा था, हीट के बारे में। हीट क्या बताई थी? हीट किसकी वजह से होती है? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्या उसकी वजह से हीट चेंज होगी? नहीं होगी। टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तभी तो हीट चेंज होगी। या फिर मैं बोलूँ तो उसी को तो हीट बोलेंगे ना, उसी को बोल सकते हैं ना। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम? उसके बाद अगर मैं बोलूं कि इंटरनल एनर्जी है, मान लिया तुम क्या पढ़ते हो, मेरे को इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो वो किसके बराबर होगी? तुम काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हो, तुम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो,
तुम बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ते हो, ऐसी बहुत सारी एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी होगी उनका सबका सम किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या था, बेसिक टर्म्स आई थिंक होगी क्लियर, है ना। तो अब चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं वीडियो में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है, ये सुना ही हमने, एनर्जी को ना चेंज कर सकते, सॉरी ना खत्म कर सकते ना बना सकते, बट उसको चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ऐसा सुनते आ रहे हैं ना। तो क्या लिखूं मैं इसको, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, can neither be created nor be destroyed, but it can ट्रांसफर बोल सकते हैं ना, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ फैन है, चल नहीं रहा, पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा है, वो चलेगा, मैकेनिकल एनर्जी शो करेगा, काइनेटिक एनर्जी शो करेगा ना। तो एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। इसका जो रिजल्ट था वो क्या था, डेल्टा यू किसके इक्वल होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हमारा रिजल्ट रहता है। जब तुम, ये तो है तुम्हारा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, फिजिक्स के अंदर तुम क्या पढ़ोगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये फिजिक्स के अंदर तुम पढ़ोगे। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस रहेगा। बात क्लियर। अब कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जो हमें पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर मैं बोलूं आइसोबारिक, जो आइसोबारिक होगी वो किस कंडीशन को बोलते हैं, जब चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाए अपना, जीरो, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट हो, सीधी सी बात। दूसरा है अपना आइसो कोरिक, या फिर आइसोथर्मल बोल लो पहले। इसमें क्या होगा, जब चेंज इन टेम्परेचर क्या हो, जीरो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। थर्ड कौन सा है मेरा, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक हम किसको बोल रहे हैं, जब चेंज इन टेम्परेचर क्या हो, जीरो, यानी कि सब में टेम्परेचर बोल रहा है। अरे मैं दोबारा बोल रहा हूं, चेंज इन प्रेशर, यानी कि जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो आइसोबारिक, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आइसोथर्मल, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो आइसोकोरिक। ठीक है, उसके बाद एक और देख लेते हैं, दैट इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन में क्या बोलते हैं हम, जब क्या हो किसके बराबर हो, जीरो, यानी कि नो हीट चेंज, कोई हीट चेंज नहीं हो रहा। बात क्लियर। कोई बात नहीं, ये भी थर्मो पढ़ रही है ना। अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट कंडीशन हम डाल लेते हैं किसकी, आइसोबारिक की। सेकंड कंडीशन हम डाल लेते हैं किसकी, आइसोकोरिक की। थर्ड कंडीशन हम डाल लेते हैं आइसोथर्मल की। और फोर्थ कंडीशन हम डाल लेते हैं एडियाबैटिक
एडियाबैटिक। ठीक है, यानी कि कंक्लूजन्स क्या निकाला है, हम इन प्रोसेसेस को किसकी फॉर्म में पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा था, जो डेल्टा यू है वो किसके इक्वल होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होगा, यानी कि इसकी फॉर्म में हमें चेक करना है। तो जब आइसोबारिक कंडीशन है उसके केस में मैंने क्या बोला था, डेल्टा पी जीरो, प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं बोलूं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या इसमें किसी में चेंज हुआ, बताओ बताओ बताओ, होगा नहीं होगा, इस पे आना। आइसोकोरिक में क्या बोला था, डेल्टा वी जीरो, डेल्टा वी जीरो का मतलब डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या बनी तुम्हारी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, अगर ये कांस्टेंट है तो डेल्टा यू भी क्या बनी, जीरो बनी ना। तो ये जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू किसके इक्वल आया, माइनस डब्ल्यू। ठीक है, और मैंने पीछे नहीं बताया, एक बार थोड़ा सा यहां देख लो। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं। ठीक है, अब वो साइन कन्वेंशन क्या है, मैं एक बार इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं साइन कन्वेंशन। फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है इसका मतलब वो कैसा वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क डन है। सेकंड, अगर मैं बोलूं कि वर्क डन जब बाय द सिस्टम हो रहा है इसका मतलब वो कैसा वर्क डन है, नेगेटिव। ठीक है, थर्ड, अगर हीट एब्जॉर्ब की जा रही है किसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा, तो वो क्या है, पॉजिटिव। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम तो वो क्या बनेगी तुम्हारी, पॉजिटिव। अगर हीट रिलीज हो रही है बाय द सिस्टम, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, लेकिन कंफ्यूज मत होना, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, सराउंडिंग के केस में अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके केस में क्या बनेगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये कुछ साइन कन्वेंशन है जो हमें याद भी रखने हैं और आगे हम यूज भी करेंगे। इसके केस में क्या हो, किसके इक्वल आया था, माइनस डब्ल्यू के इक्वल आया था, हो जाएगा। आइसोथर्मल का केस है, आइसोथर्मल में क्या है, डेल्टा टी जीरो यानी कि डेल्टा टी कांस्टेंट। अगर डेल्टा टी कांस्टेंट है तो डेल्टा यू में क्या फर्क पड़ेगा, क्या इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अरे सीधी सी बात है। अगर टेम्परेचर चेंज क्या है, जीरो, क्या इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, नहीं होगी। तो उसके केस में भी कंडीशन कुछ ऐसी आएगी। एडियाबैटिक के केस में क्या बोल सकते हो, नो हीट एक्सचेंज यानी कि क्या इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू किसके इक्वल हुआ, डब्ल्यू के इक्वल हुआ ना, क्योंकि क्या की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, जीरो। कोई दिक्कत यहां तक हो जाएगा, आगे चलें। अब पढ़ लेते हैं हम, पहले ग्राफ पढ़ाए जाए ना, ग्राफिकल पोर्शन करवाया जाए, वर्क डन तो बाद में ले लेंगे ना, वर्क क्या होता है, ग्राफिकल पोर्शन। ग्राफिकल पोर्शन फर्स्ट ग्राफ हम पढ़ रहे हैं किसके केस में, किसके केस में, तीन कंडीशन में बताऊंगा। फर्स्ट वन इज आइसोबारिक, सेकंड वन इज आइसोकोरिक एंड थर्ड वन इज आइसोथर्मल। ये तीन कंडीशन में बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, चेंज इन प्रेशर जीरो कर दो, इसका मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो कर दो, इसका मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो कर दो। बात क्लियर। अब इसके केस में ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा,
पहला ग्राफ जो बन रहा है पीवी के बीच में बनाएंगे, ठीक है। कैसा ग्राफ आएगा, अब ध्यान से सुनो। इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर ये रहा, तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, सही है। दूसरा ग्राफ है वो किस किस के बीच में होगा, वी टी के बीच में होगा, ठीक है। अब देखो डेल्टा पी अगर 0 है तो वी और टी के बीच में ग्राफ कैसा आना चाहिए, बराबर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। किस किस के बीच में निकालना है, वी और टी के बीच में, तो V इज इक्वल्स टू एन आर अपॉन पी, इधर टी आएगा, तो यानी कि मैं बोल सकता हूं V और T के बीच में जो स्लोप आएगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन आर अपॉन पी को। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा ना, सही है। उसके बाद इसी का थर्ड ग्राफ बना रहा हूं मैं, पहले एक बार इनको साफ कर दूं मैं, कहीं गड़बड़ ना कर दो। फिर तीसरा ग्राफ जो होगा वो किस किस के बीच में होगा, पीटी के बीच में होगा ना। अब पीटी के बीच में कैसा ग्राफ आना चाहिए, पी तो कांस्टेंट है, तो कैसा ग्राफ, ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे, ठीक है। क्योंकि देखो प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पे भी प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पे वी और टी के बीच में ग्राफ है, लेकिन यहां पे स्लोप बनेगा। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन आर अपॉन पी को रिप्रेजेंट करेगा। ये ग्राफ थे अपने तीनों आइसोबारिक के केस में, ठीक है। उसके बाद अब दूसरी कंडीशन क्या थी, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के केस में क्या कंडीशन बताई थी मैंने, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या होगी, 0। फर्स्ट ग्राफ ये रहा, P वर्सेस V के बीच में, सेकेंड ग्राफ ये रहा, V वर्सेस T के बीच में, एंड थर्ड ग्राफ ये रहा। थर्ड बाद में बना देंगे, अच्छा नहीं बनना है ना। तो P और V के बीच में यहां से लगा सकते हो आइडिया, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। अब देखो V कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कर दो, ठीक है। अब V और T के बीच में बनाना है तो कैसे आना चाहिए, V कांस्टेंट है तो ऐसे कर दो, सही है। अगर थर्ड ग्राफ देखा जाए तो थर्ड किस किस के बीच में होगा, थर्ड किस किस के बीच में होगा, P वर्सेस T के बीच में। अब इसमें ग्राफ कैसा आना चाहिए, सेम PV इज इक्वल टू एनआरटी। अब की बार ग्राफ मेरे को P वर्सेस T के बीच में निकालना है, तो P इज इक्वल टू एनआर, V को उधर ले जाऊं तो V गया डिनोमिनेटर बना, तो ये बना तुम्हारा ग्राफ। यहां पे स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन आर अपॉन V को, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा। बताओ समझ में आया, पक्का। अब उसके बाद है थर्ड कंडीशन क्या थी अपनी, आइसो थर्मल थी ना। थर्ड कंडीशन बनी अपनी, दैट इज आइसोथर्मल। अब जो आइसोथर्मल होगी इसके केस में डेल्टा टी मैंने क्या बोला था, 0, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो फिर सेम इसके केस में हम ग्राफ बना लेते हैं। पहला ग्राफ है P वर्सेस V के बीच में, दूसरा ग्राफ है हमारा V वर्सेस T के बीच में, ठीक है। अब PV के बीच में ग्राफ कैसा आना चाहिए, तुमने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके केस में ग्राफ कुछ इस टाइप से नहीं आएगा, सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। V वर्सेस T के बीच में ग्राफ वो कैसा आना चाहिए, ऐसे आएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ग्राफ नंबर है थर्ड, वो किस किस के बीच में, P वर्सेस T के बीच में। अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, सही है। तो ये कुछ ग्राफ हमने किए हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो तुम्हें आने भी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, कितनी देर की होगी वीडियो,
30 मिनट वर्क वाला इसी में पूरा करवाऊँ या कैसे कर दे